देखिए, आज फिर से आपके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे एमसीक्यू हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं ये कि अगर P माइनस ए बी सी जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट है, तो उसी आउटपुट पर हमारा जो टी आर माइनस टी वी सी है वो ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि क्या मतलब है इनका, कि जब प्राइस में से ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे और ये ग्रेटेस्ट है, जिस हमारे प्राइस पर वो चल रहा है, यूनिट का देख रहे हैं, तो उसी पे क्या टी आर माइनस टी वी सी भी ग्रेटेस्ट होगा। तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि देखिए एवरेज जो है वो टोटल को यूनिट से डिवाइड करके निकलता है, तो इसीलिए इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉम्पिटिटिव फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय ऑपरेटिंग वेयर। जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है वो अपने प्रॉफिट को कहाँ पर मैक्सिमाइज करती है, कहाँ पर करती है? मार्जिनल कॉस्ट एट इक्वल प्राइस। जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्राइस के इक्वल होती है, हमने आपको बताया भी था हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल टू हमारे प्राइस होता है, जब हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म की बात हो रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉम्पिटिटिव फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट आउटपुट लेवल। जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है वो कौन से आउटपुट के लेवल पर अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करती है? तो देखिए सेम आंसर है, मार्जिनल कॉस्ट जब प्राइस के इक्वल होती है जब। ठीक है, यानी जो हमारी एमसी है वो इक्वल किसके है? प्राइस के। तब वो आउटपुट अपना मैक्सिमाइज करती है। ये देख फिगर दे रखी है जिसमें कि प्राइस दे रखा है और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पूछ रहे हैं ये। देखिए ये हमारा टीसी वक्र है और ये हमारा टीआर वक्र है। जब हमारा प्राइस है 8 रुपये का, ये और ये हमारा टीआर है जब हमारा प्राइस है 10 का। तो अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या है, कौन सा आउटपुट का लेवल है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, तो ये जो लेवल है ये इतना इस पे क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी, इसे मार्केट में सेल करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो 10 हो गया है। तो इसीलिए जो ये ओ जी लेवल है, ये हमारा डी ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर है। यहाँ तक ओ जी लेवल तक अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी और यहाँ तक का आउटपुट वो बनाएगी और सेल करेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव होती है हमारी मॉडल, उसकी कौन सी एजम्पशंस नहीं है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, सही बात है। और जो रिसोर्सेज हैं उनके आना जाना अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, बिल्कुल सही है। और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है, बस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं होती हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, यानी कि ये प्रतियोगिता वाला मार्केट है, जहाँ की लॉन्ग रन की बात हो रही है, तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगी? देखिए मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होता है कि जितना डिमांड हो उतनी सप्लाई हो। जब डिमांड हमारी सप्लाई के इक्वल होती है तभी हमारा जो है इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि जितना भी मार्केट में माल आ रहा है वो सारा बिक जाए, तो हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखिए ईच फर्म इन द इंडस्ट्री अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। भाई किसी को भी जीरो प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि सबका सामान सेल हो रहा है, ना तो लाभ उठा रहे हैं ना हानि उठा रहे हैं। नो एंट्री और एग्जिट अकर्स। ना तो कोई आता है ना कोई जाता है। और जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर सभी कंज्यूमर जो हैं खरीदते हैं सामान, मतलब किसी प्राइस से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, ये कंडीशन होती है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की। उसके बाद क्या कह रहे हैं? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, ऑल द फॉलोइंग कैन वेरी एक्सेप्ट। जो हमारा लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व है, यानी कि हमारा दीर्घकाल का जो सप्लाई कर्व है, उसमें क्या क्या होता है? देखिए लॉन्ग रन की बात जो होती है, जैसे कि कीन्स ने कहा भी था कि लॉन्ग रन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लॉन्ग रन में यानी दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, तो लॉन्ग रन की कोई लिमिट नहीं है। जबकि जितनी भी सारी ये थ्योरीज बनाई गई हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये सारे शॉर्ट रन के लिए हैं। तो नंबर ऑफ फर्म आती हैं, इनपुट प्राइस होते हैं और लेवल ऑफ इनपुट यूजेस भी होता है। ठीक है, बस जो प्रॉफिट है वो नहीं होता। तो सप्लाई कर्व में बाकी सब तो होता है, बस प्रॉफिट का लेवल नहीं होता है। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, जो हमारा अल्पकाल का पूर्ति वक्र होता है एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, तो वो किसके द्वारा डिवाइड होता है? देखिए जो हम मार्केट का कर्व बनाते थे वो ऐसे बनाते थे।
ठीक है। ये और ये जो हमारा होता था ये इसका सब दिखाते थे। ये अलग अलग फर्म का वो रहता था, जैसे कि फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, और ये इन सब का एक टोटल एक हमारा सप्लाई कर्व बनता था। तो इसका क्या आंसर है फिर? ये हॉरिजॉन्टली समिंग द मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉर ईच फर्म इन द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी फर्म है उन सब का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उन सब का सम किया जाता है, उन सब का टोटल किया जाता है हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट देखते हैं। जनरली सप्लाई इज, सप्लाई क्या होती है? जो पूर्ति है वो हमारी कैसी होती है? तो देखिए सप्लाई जो होती है हमारी मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन देन इन शॉर्ट रन। देखिए हमारी शॉर्ट रन में तो क्या है, इलास्टिक नहीं होती इतनी, लेकिन लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग रन यानी दीर्घकालिक ऐसा समय होता है कि सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है जो प्रोडक्ट था उसकी डिमांड ही बंद हो जाए, तो सप्लाई पूरी तरह से इलास्टिक हो जाती है। लेकिन अल्पकाल यानी शॉर्ट टर्म की जब बात करी जाती है तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा जैसा आता है वैसा बिक जाता है, उसकी डिमांड भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, इसीलिए सप्लाई पर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमारी जो सप्लाई है वो लॉन्ग रन में तो इलास्टिक होती है, शॉर्ट रन में कम इलास्टिक होती है। देखिए क्या कह रहे हैं ये कि जो फर्म जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कर रही है लॉन्ग रन में, तो वो क्या करेगी? वो अपना ऑपरेट करती रहेगी। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब है कि ना तो उसे लाभ ही हो रहा है ना उसको हानि हो रही है, लेकिन जितना वो बना रही है, जितना प्रोडक्ट वो बना रही है वो उसका सेल हो रहा है, तो इसीलिए वो ऑपरेशन करती रहेगी। बात क्या कह रहे हैं कि जो एक कॉम्पिटिटिव फर्म है वो शॉर्ट रन में एक वेरिएबल फैक्टर या लेबर यूज़ करती है और एक फिक्स फैक्टर कैपिटल के साथ, और एक प्रोडक्ट बनाती है एक्स। ये फर्म जो है शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम में है, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? एक फर्म है जो कि हमारे श्रम के साथ और पूंजी के साथ एक प्रोडक्ट एक्स बना रही है, तो इसमें से क्या सही नहीं है? एम पी एक्स यानी जो हमारा एक्स की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो पी के इक्वल है, सही है। एम पी पी एल जो है पी एल अपॉन यानी कि लेबर के प्राइस और एक्स के प्राइस के प्रपोर्शन में है, ये भी सही है। लेकिन देखिए जो हमारा ये है एम पी पी एल अपॉन पी एल, ये सही नहीं है हमारा। ये क्या कह रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की कितनी सारी होती हैं? परफेक्ट कंपटीशन में हम जानते हैं कि फर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कितनी सारी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती है हमारी। देखिए यही वाला आंसर है, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी होती हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो उसमें क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है वो। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कंट्रोल ही नहीं किया जाता, क्योंकि जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है ना, तो जितना सप्लाई है जितनी डिमांड है उस हिसाब से डिसाइड होता है। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं उसको, तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी हो जाता है एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो हो सकता है प्राइस भी हाई हो जाए, तो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम। देखिए अब फिगर दिखा रखी है उसमें पूछ रहे हैं क्या है ये। देखिए फिगर है ये दिख रहा है जहाँ ए आर इज इक्वल टू एम आर है, तो ये हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार है। देखिए इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। हम जानते हैं जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो उसमें जो भी प्राइस चल रहा होता है वही मानना होता है। कोई भी फर्म जो है प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही प्राइस डिसाइड कर सकती है, तो ये वाला हमारा सही है। तो सेकंड ये प्राइस मेकर कह रहे हैं, गलत है। थर्ड ये प्राइस टेकर कह रहे हैं और प्राइस मेकर भी कह रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो केवल हमारा वन ऑप्शन सही है, यानी कि ए जो है हमारा वन ओनली ये सही है, क्योंकि केवल प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। उसके बाद देखिए फिगर दे रखी हैं, देखते हैं। देखिए इस फिगर में यहाँ एक्स पर तो आउटपुट है, वाई पर प्राइस है। ये कह रहे हैं कि ये जो ओ एफ है ये हमारा प्राइस दिखा रहा है, तो ए सी ओ क्या दिखा रहा है, यानी कि इसको पूछ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। देखिए ये जो पोर्शन है ये पूछ रहे हैं ये क्या दिखा रहा है, तो देखिए ये हमें टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। प्राइस तो हमारा ये रहा, ठीक है,
और ये हमारा आउटपुट है जो इतनी हम सेल कर रहे हैं। तो टी आर हमारा वही तो होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा टी आर दिखा रहा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ए सी ओ जो है वो दिखा रहा है, टी आर दिखा रहा है जब प्राइस ओ एफ है। देखिए इसी फिगर के बेस पर पूछ रहे हैं कि ए पी और यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है बी अपॉन पी वी। तो ये क्या दिखाएंगे, देखिए इलास्टिसिटी वाला हमारा वही होता था ना जब सेपरेट पॉइंट पर हम देखते थे। तो ये बता रहा है, ये इलास्टिसिटी बता रहे हैं डिमांड की। ठीक है, यानी ये इलास्टिसिटी बता रहे हैं हमारी, ये बता रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट पी, यानी पी पर कितनी इलास्टिसिटी है वो बता रहे हैं। देखिए इसमें ऑड पूछ रहे हैं, यानी क्या गलत है। तो देखिए पी जो है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इन सब के इक्वल होता है, ये सही है। पी जो है वो एम आर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। देखिए यहाँ पे ये सी नहीं होगा, ये लॉन्ग होगा, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट ये इक्वल होता है। ये एवरेज कॉस्ट ये सही है। पी इज इक्वल टू एम आर लोअर पॉइंट इन द एल ए सी कर्व, ये भी सही है। लेकिन जो ये लास्ट वाला है ये हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद है द फॉलोइंग फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ये जो फॉलोइंग फिगर है इसको हम क्या बता सकते हैं, ये हमारी जो है ये प्राइस टेकर है। तो ये फिगर कैसी है हमारी, ये परफेक्ट कंपटीशन की है और ये प्राइस टेकर है। देख लीजिए ये वाली फिगर है, देखिए ये 4 फिगर दे रखी हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्लिनिक प्लस के लिए कौन सी फिगर शो हो रही है जो उसका एवरेज रेवेन्यू दिखाए। देखिए इसमें फिक्स दिखा रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारी रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं एवरेज रेवेन्यू, तो ये हमारी हो सकती है। और देखते हैं, देखिए इसमें रेवेन्यू डाउन हो रहा है, ये भी नहीं हो सकती। और देखिए इसमें फ्लैट जा रहा है, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट का बता रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकती। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वही राइट आंसर है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा था पहला अर्थशास्त्री हमारा जिसने प्राइस डिटर्मिनेशन को यानी कीमत निर्धारण को कैंची के जोड़े से बताया था, कि जिस तरह से कैंची होती है ना इस तरह से बताया था। तो वो थे मार्शल, जिन्होंने प्राइस डिटर्मिनेशन को पेयर ऑफ सीजर बताया था। देखिए पूछ रहे हैं रिज़र्व प्राइस क्या होता है। रिज़र्व प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे सेलर सप्लाई करने की मना कर देता है, क्योंकि वो तो प्राइस है ही, वो तो उसे तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो उस पर वो सप्लाई करने से मना कर देता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एम आर पूछ रहे हैं। तो हमने बताया था ना, मैं जो हमारा एम आर यानी मार्जिनल क्या होता है, जब टोटल की एक एक्स्ट्रा यूनिट में से पहली यूनिट को माइनस किया जाता है तो मार्जिनल निकलता है। तो देखिए दिख रहा है इसमें, जब हम टी आर एन को मतलब टोटल जो हमारी चली और फिर हम n-1 से माइनस करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगी हमारी। तो डी इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स कैसी होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं, वो जो प्राइस बताया जाता है वही मानती हैं वो। ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। एक जो फर्म है जो परफेक्ट कंपटीशन में है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है कब। देखिए हमने पहले भी देखा है, जब एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है। ठीक है, और जो एम सी है ये एम आर के चेंज होने की रेट से ज़्यादा होता है, तब हमारा जो है परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। देखिए ये पूछ रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जब शॉर्ट रन है तो कोई भी जो फर्म है वो कैसा कर सकती है। देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, ज़रूरी नहीं है और कि नॉर्मल प्रॉफिट हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो या लॉस में ही रहे, कुछ भी संभव है। देखिए ये वाला जो हमारा ग्राफ दे रखा है इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो ये वाला एरिया है ये क्या दिखा रहा है। तो देखिए ये हमारा ए सी है, ठीक है, ये हमारा ए आर है, यानी जो हमारी रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ऊपर जा रही है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें एब नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एब नॉर्मल प्रॉफिट।
क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई कर्व है वो लॉन्ग रन में कैसा होता है। तो ये एम सी इज इक्वल टू ए सी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो किसी भी परफेक्ट कंपटीशन में किसी फर्म के द्वारा लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न किया जा रहा है वो किसके द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। कंज्यूमर ड्रिफ्ट के द्वारा नहीं, सेलर्स के चले जाने से नहीं, कोई भी नई फर्म आती है इंडस्ट्री में तो सही है, या कॉस्ट में चेंज होता है तो सही है। तो हमारा 3 और 4 जो है वो सही है। हमारा जो सी आंसर है वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक अधिकारी का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें इक्विलिब्रियम जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि इसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी। देखिए इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है हमसे। देखिए यहाँ पर जो होती है हमारी इक्वल टू 1 होती है और यहाँ पर जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मोनोपोलिस्ट जो हमारा एकाधिकारी होता है वो क्या डिटरमाइन कर सकता है। वो या तो प्राइस कर सकता है या आउटपुट कर सकता है, दोनों ही नहीं कर सकता। वो देख सकता है कि अगर उसे ज़्यादा आउटपुट देना है तो प्राइस वो कम रखेगा, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा रखना है तो वो आउटपुट कंट्रोल करेगा। तो वो दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकता है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा एकाधिकारी होता है इसका डीडी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। कि वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, तो वो इसलिए करता है कि जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है वो मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व होता है। सही बात है, क्योंकि जब मोनोपोलिस्ट है वो अकेला है और इंडस्ट्री में वो अकेला ही होता है सेलर, तो इसीलिए उसका डीडी ही इंडस्ट्री का डीडी होता है। वो इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस को, वो आउटपुट को भी कर सकता है। तो सभी हमारे सही आंसर हैं। एकाधिकारी कौन होता है, जिसका पूरी तरह से अधिकार होता है, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रख सकता है क्योंकि वो अकेला सेलर है। वो जितना चाहे आउटपुट कंट्रोल कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, प्राइस भी जितना वो चाहता है उतना रख सकता है, जिसको जितना उसको लगता है मार्केट में उसकी डिमांड है। तो वो सब तरह से अपनी जो भी प्राइस है कंट्रोल कर सकता है, आउटपुट क्वांटिटी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ये कह रहे हैं कि मोनोपोली फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में कब आती है। ये तो हमको पता है, जब एमसी जो है हमारा एमआर के इक्वल होता है और जो एमसी है वो एमआर को नीचे से काटता है। देखिए ये हमारा एमआर है, तो जो हमारा एमसी है वो उसको नीचे से काटता है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इसमें ये कह रहे हैं कि मोनोपोली फर्म का जो सप्लाई कर्व है तो वो क्या उसका एआर होता है, नहीं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, नहीं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, नहीं। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, जो मोनोपोलिस्ट है इसके सब्स्टिट्यूशन की इलास्टिसिटी कैसी होती है। हम जानते हैं जो एक अधिकारी होता है उसकी वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, तो ये कैसा होता है, इक्वल टू 0। देखिए ये कह रहे हैं जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उसका जो एआर है जब वो ये कंडीशन रख रहा है कि टेक इट और लीव इट, या तो इसे ले लो या छोड़ लो, मतलब जो कीमत हमने रखी है उस पर आपको करना है। तो जो एआर होता है वो उसका एमआर के संग कोइंसिडिंग होता है, यानी उसके साथ साथ चलता है। यानी जैसे एमआर चलता है वैसे ही एआर भी चलता है। देखिए मोनोपोलिस्ट फेसिंग मोनोसोनिस्ट, ये क्या होता है, जब एक ही सेलर होता है एक ही बायर होता है तो इसे कहते हैं बाइलेटरल मोनोपोली। ये पूछ रहे हैं कि एक बाइलेटरल मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। तो देखिए इसमें इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, तो इनडिटर्मिनेट होता है। इसमें पूछ रहे हैं कि इंडिया में जो स्टील का मार्केट है वो कैसा है। तो देखिए इंडिया में जो स्टील का मार्केट है वो बहुत ही कम हमारे सेलर हैं, तो इसीलिए ये ओलिगोपोली है, यानी अल्पाधिकार की कंडीशन है। देखिए ये एक कॉम्पिटिटिव फर्म का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो टी पॉइंट है इस पर क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ए आर जो है वो एम आर के इक्वल है, ए सी भी यहीं कट कर रहा है, एम सी भी यहीं से जा रहा है, तो यहाँ पर इसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है।
इसमें पूछ रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट से क्या मतलब होता है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि जब तो ना तो हमें लाभ ही होता है ना हमें हानि ही होती है। मतलब जितना हमारा प्रोडक्ट है वो जैसी उसकी कॉस्ट होती है उसी प्राइस पे वो निकल जाता है। हमें कोई एडवांटेज नहीं होती ना ही हमें कोई लॉस होता। जितना रेवेन्यू चाहिए उतना हो रहा होता है। तो इसके लिए ये क्या है कंडीशन, ये है तो कंडीशन है जो पेमेंट चाहिए होता है एक एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्री में रहने के लिए, उतना तो मिलना ही चाहिए जितना वो लगा रहा है। और जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो निकलती ही रहनी चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट भी आनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं होता है उसको ज़्यादा, इसीलिए उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होगा, कौन से आउटपुट पर होगा। तो देखिए आउटपुट ये है हमारा OS, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आउटपुट है। तो ये कहाँ होगा, ये OS पे होगा। यानी ये जो दे रखा है ये तो क्वांटिटी है तो इस आउटपुट पे होगा हमारा इक्विलिब्रियम। देखिए इस डायग्राम में पूछ रहे हैं कि जो ये ACDG है, ये ACDG है। देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि किंग डिमांड कर्व है जो कि ओलिगोपोली में होता है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो पर यूनिट टैक्स लगता है मोनोपोलिस्ट पे वो क्या करता है। तो उससे क्या होता है जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कर्व है हमारे वो शिफ्ट कर जाते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि पर यूनिट टैक्स जो होता है वो एक वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही होता है। तो ये हमारा ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं शट डाउन पॉइंट पे क्या होता है। तो शट डाउन पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा प्राइस है वो हमारे लोवेस्ट AVC के इक्वल होता है और फर्म जो है वो इस स्टेज पर ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। जैसे कि हमारा ये AVC है तो जो हमारा प्राइस है वो बिल्कुल इसके लोएस्ट के इक्वल होता है। तो इससे ज़्यादा अगर वो आगे बढ़ाएगी तो वो AVC से भी डाउन चला जाएगा। इसीलिए ये शट डाउन पॉइंट यही होता है, इसके बाद तो ऑपरेशन कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि ओपेक किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है प्रोड्यूसर की। तो देखिए ओपेक क्या है, एक ये कार्टेल है। ओपेक ये है कार्टेल है। कार्टेल क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है प्रोड्यूसर का जो कि एक कॉमन पॉलिसी के लिए आपस में यूनाइट होते हैं। ठीक है, और उनके इंटरेस्ट भी है वो सेम रहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं लेकिन वो सब एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि जो भी वो चाहते हैं वो उसको गेन कर सकें। तो इसे कार्टेल कहते हैं। तो ओपेक भी ये कार्टेल ही है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कब अर्न होगा। तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा कब अर्न होगा जब ये जो हमारा TR वक्र है ये हमारा वर्टिकल हो। जब ये वर्टिकल होगा तब हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करेगा। देखिए इसमें पूछ रहे हैं जो क्लार्क विक्सटीड है इनका प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम क्या कहता है। तो इनका थ्योरम कहता है कि अगर एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हो तो प्रोडक्ट जो है वो पूरा ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। देखिए फिगर दिखा रखी है, इस फिगर में पूछ रहे हैं कि कौन सी है ये, इसमें प्राइस और एम्प्लॉयमेंट किस कंडीशन में डिटरमाइन हो रहे हैं, यानी कौन सी सिचुएशन है ये। तो देखिए ये फिगर जो है हमारी, ये इसको अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए लेबर है, वेजेस है, ये हमारी मोनोसोनी मार्केट है जहाँ पर केवल एक सिंगल बायर ही होता है। इसमें पूछ रहे हैं कि एक मोनोपोलिस्ट की स्ट्रेंथ जो है वो कैसे देखी जाती है। तो वो देखी जाती है जो AR और MR के बीच में गैप होता है उससे। मोनोसोनी कैसी फॉर्म है मार्केट की जहाँ पर देखिए एक इनपुट का केवल एक सिंगल बायर होता है क्योंकि जो बनाने वाला है वो एक ही है। तो फिर वो जो इनपुट है उसका बायर भी तो एक ही होगा। ये पूछ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन अकर्स व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, जब फैक्टर मार्केट होता है वो भी मोनोपोलिस्टिक होता है, क्योंकि फिर जो प्राइस वो चाहता है उसे वो प्राइस पे नहीं मिलती जो दूसरा चाहता है उसी प्राइस पे उसको ख़रीदना भी पड़ता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा कंपटीशन है। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जब बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं।
मतलब बिल्कुल मिलता जुलता सामान ही बाज़ार में आता है और वो भी कम ही होते हैं। तो ये हमारा 20 का राइट आंसर है। रिटेल ट्रेड में कौन सा एग्जाम्पल मिलता है? तो रिटेल ट्रेड जो होता है हमारा, इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मिलता है। कॉम्पिटिटर्स विल इग्नोर ए प्राइस इंक्रीज बट विल फॉलो ए प्राइस कट। किसकी एजम्पशंस है? ये एजम्पशंस है हमारी ओलिगोपोलिस्ट की और किंग डिमांड कर्व की। ये मानते हैं कि अगर वो प्राइस कम कर देंगे तो उनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी प्राइस कम कर देंगे, लेकिन अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। देखिए इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि किंग की डिमांड कर्व है वो क्या मानता है? वो ये मानता है कि जो कॉम्पिटिटर हैं वो प्राइस इंक्रीज़ को तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर प्राइस कट होता है तो वो उसको तुरंत मानते हैं। पूछ रहे हैं डिओपोली क्या होता है? तो डिओपोली क्या होता है? जो वहाँ पर दो प्रोड्यूसर होते हैं एक प्रोडक्ट के। देखिए कुर्नो मॉडल की इसमें बात की गई है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसमें पहला है कि सॉल्यूशन स्टेबल है, सही है। हर एक ड्यूपोलिस्ट मानता है कि दूसरा जो है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा, ये भी सही है। और जो ड्यूपोलिस्ट हैं वो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस को नहीं मानते हैं, ये भी सही है। और जो ये वाला है, हर एक ड्यूपोलिस्ट मानता है कि दूसरा जो है वो अपनी क्वालिटी को स्थिर रखेगा, ये गलत है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है वो किससे डील करती है? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी से डील करती है। एक फैक्टर की डिमांड किस पर डिपेंड करती है? तो देखिए फैक्टर की जो डिमांड है, तो देखिए फैक्टर की जो डिमांड होती है वो फिज़िकल प्रोडक्टिविटी और उस प्रोडक्ट के प्राइस दोनों पर डिपेंड करती है। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि वीएमपी कैसे बता सकते हैं? तो वीएमपी जो होता है कैसे बता सकते हैं? जो उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है और प्राइस का जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम इसको बता सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एमआरपी कैसे बता सकते हैं? मार्जिन ये बता सकते हैं हम एमपीपी इंटू एमआर से। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म डिमांड फैक्टर, जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होती हैं उनके डिमांड फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे एमआरपी इक्वल टू प्राइस और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस, ये होते हैं, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। ये लेबर का डिमांड कर्व है, इसको हम और क्या भी बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व, एमआरपी। देखिए ये हमारी फिगर दी हुई है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एक डिमांड कर्व ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर वेज रेट है और यहाँ पर हमारा लेबर है। क्या पूछ रहे हैं ये? इसमें पूछ रहे हैं कि जो डिमांड है हमारी जब D1 से D2 की ओर जाती है तो सप्लाई ऑफ लेबर कैसी होती है? तो सप्लाई ऑफ लेबर हमारी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर ये D1 से D2 पे जा रही है तो यानी कि हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। तो उसके बाद पूछ रहे हैं जो डिमांड कर्व है वो D3 से D4 की ओर जाता है तो सप्लाई कैसी होती है लेबर की? तो D4 की ओर जा रहा है तो सप्लाई कैसी हो रही है? देखिए यहाँ से D3 से D4 की ओर जा रहा है हमारा, तो यहाँ पर जो है सप्लाई की जो है वो लेबर की जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि नेगेटिव स्लोप हो रहा है हमारा। और ये पूछ रहे हैं व्हेन डिमांड कर्व राइज फ्रॉम D2 टू D3। अब जब D2 से D3 की तरफ जा रहा है तो सप्लाई ऑफ लेबर कैसी हो रही है? तो देखिए यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रह रही है। तो देखिए ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।